हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और यहाँ तक हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो पढ़ा है, उसके अध्यादेशों के बारे में, उसके प्रारंभिक सुधारों के बारे में, जो काम उसने किया है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि उसने अपने साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में क्या क्या काम किए हैं। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है उत्तर भारत की उसकी जमीन। देखिए सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही कहना है कि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं ये एक हिंट्स है आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियोस के अंदर आपको सारा ज्ञान समेट दें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप लोगों से हमारा ये कहना है कि आप अपने स्तर पर अध्ययन करें। हम केवल आपको एक दिशा दे सकते हैं, उस दिशा के द्वारा आपको निर्देशित किया जा सकता है कि उस दिशा में आप आगे बढ़ते हुए अपने अध्ययन को, अपने टॉपिक को कंप्लीट करें। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो जैसे आज हम पढ़ रहे हैं खिलजी राजवंश के बारे में, तो हमें ये जानना है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पढ़ना है। गहन अध्ययन है वो आपको ही करना पड़ेगा। आप बुक से पढ़िए, अगर समझ में नहीं आता है तो आप व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है 1296 से 1316 तक है। इससे पहले हमने जो उनके ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा था, अध्यादेशों के बारे में जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में लागू किए थे। अब उसका जो साम्राज्य विस्तार है, तो साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में हमें यह समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार है उसके दो भागों में, एक है उसका उत्तर भारतीय अभियान और दूसरा है उसका दक्षिण भारतीय अभियान। कि उत्तर भारत में देखिए, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही संक्षिप्त समझाऊंगा कि उसके उत्तर भारत में क्या क्या अभियान है, क्योंकि उसका एक अभियान इतना विस्तृत है कि 2 घंटे में अभियान के हम उसको पूर्ण नहीं कर सकते। आप समझिएगा कि उत्तर भारत में उसने किन किन राज्यों को विजिट किया है या किन किन राज्यों के विरुद्ध उसने अभियान किया है। जैसे उसने 1298 में गुजरात के विरुद्ध अभियान किया और गुजरात के बघेल राजा करण था उसके विरुद्ध उसने अभियान किया, ठीक। इसके अलावा जैसलमेर के विरुद्ध 1299 में उसने अभियान किया। वहां का राजा उस समय था बालगंगा और उसका सहयोगी तिलक। इसके अलावा 1301 में उसने अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया, अम्बेरदेव के विरुद्ध, और प्रसिद्ध युद्ध रहा है। और अगर उसका डिटेल में आप उसका अध्ययन कीजिए कि किस तरह से अपने शौर्य का प्रदर्शन जो है अम्बेरदेव ने किया, अपनी हट के लिए प्रसिद्ध अम्बेरदेव क्या क्या कारण रहे थे, कई कारण हैं उसके युद्ध के लिए। लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मूल रूप से युद्धों के जो कारण रहे हैं, भले वो किसी भी दौर में जाओ, उसमें मैं उसको साम्राज्य विस्तार ज्यादा समझूंगा कि हर शक्तिशाली शासक को अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी शासक ने हराने का प्रयत्न किया जो उसके आगे मार्ग में चोरोगा बन सकते थे, ठीक है। तो अम्बेरदेव के विरुद्ध 1301 में, इसके अलावा चित्तौड़ के विरुद्ध उसका जो अभियान है राणा रतन सिंह के विरुद्ध 1303 के अंदर, तो किस तरह से वो अभियान है। और हम सभी जानते हैं पद्मावती की कहानी जो है वो पद्मिनी की कहानी। इसके अलावा 1305 के अंदर मेहनत देव के विरुद्ध मालवा ने अभियान शुरू किया है, तो और कानदेव के विरुद्ध चारों का जो अभियान, उत्तर भारत के मुख्य अभियानों में इनकी गिनती होती है। पहले वो गुजरात का अभियान हो, जैसलमेर का हो, रणथंभौर का हो, चित्तौड़ का हो, मालवा हो, चालुक का, किस हद तक सफलता उसको मिली है और क्या क्या चेंजेस हुए इन अभियानों में, भारत की पूरी दशा और दिशा को बदला। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अभियान जो है सामान्य अभियान नहीं रहे और यहाँ पर जिस शक्तिशाली शासक की पराजय हुई, उनकी इस पराजय ने यहाँ की स्थानीय की राजनीति को है वो परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा उत्तर भारत से जब वो मुक्त हो गया तो उसने दक्षिण की ओर अभियान किया। हमने पहले भी पढ़ा था खिलजी क्रांति क्यों आई, कि दिल्ली सल्तनत का दक्षिण की ओर विस्तार इस दौर में सबसे ज्यादा हुआ। तो दक्षिण में उसने जैसे जो रामचंद्र देव था, जो देवगिरी का शासक था, उसके विरुद्ध अभियान किया। इसके अलावा तेलंगाना का जो प्रतापरुद्र देव है उसके विरुद्ध उसने अभियान किया है। इसके अलावा होशल के वीर के विरुद्ध उसने अभियान किया है। पांड्य शासक जो सुंदर पांड्य और वीर पांड्य थे उनके विरुद्ध उसने पांड्य राज्य के विरुद्ध जो है उसने
एक और अभियान है जिसको हम कहते हैं देवगिरी का द्वितीय अभियान। ये रामचंद्र जी का बेटा है शंकर जो उसकी मृत्यु के बाद वापस विद्रोह कर दिया था, तो उसके विरुद्ध उसने विद्रोह किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान माने जाते हैं। ध्यान रखिए अलाउद्दीन खिलजी के सारे अभियानों की जिम्मेदारी एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक काफूर, और ये उसको गुजरात अभियान से प्राप्त हुआ था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, इसको हजार अभियान भी कहा जाता है, हजार अभियान उसको कहते हैं खरीदा था। खैर जो भी हो, लेकिन उसके अभियानों में इस व्यक्ति का काफी योगदान रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इन राज्य विस्तार के बाद में हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं पूरा वो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने शासन व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या प्रयत्न किए, यानी प्रशासनिक सुधार उसके द्वारा क्या क्या किए गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शासन व्यवस्था का नया ढांचा स्थापित किया। हमने पहले ही बताया कि उसमें उलेमा वाले का जो महत्व है वो कम किया था, और व्यक्ति को योग्यता के आधार पर जो पद उसने निर्धारित किया, पदों का बंटवारा उसने किया। मूल रूप से उसने राज्य हित को प्राथमिकता दी, किस तरह से राज्य का शासन व्यवस्था का सही ढंग से संचालन किया जा सकता है, उसको उसने प्राथमिकता दी। तो उसने पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था के अंदर काफी चेंजेस किए। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में हम पहले पढ़े ही है कि किस तरह से उसने गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्गठित करके या संगठित करके ताकि उसको छोटी से छोटी जानकारी भी उसके पास समय तक पहुंच जाए। डाक पद्धति का भी देखिए आज जिस दौर में हमें डाक पद्धति है हमारे पास में, एक सामान्य सेवा होती है, एक स्पीड पोस्ट जिसको कहते हैं वो होती है, उस दौर में भी सेवा होती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी उसने काफी चेंजेस किया, जगह जगह उसने डाक चौकियां स्थापित की ताकि उसका जो मैसेज है या मैसेंजर के द्वारा जो मैसेज है वो आगे से आगे दूसरे व्यक्ति को जो है वो पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए उसने घुड़सवारों की भी नियुक्ति की जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाक लेकर के जाते हैं। विशेष रूप से उसने जो चेंजेस किए या सुधार किए वो है सैन्य प्रबंधन के अंदर। सैन्य प्रबंधन के अंदर सबसे पहले उसने एक स्थायी सेना दिल्ली सल्तनत में अगर जिसने स्थायी सेना की अवधारणा किसी शासक ने रखी है तो वो पहला शासक है अलाउद्दीन खिलजी की सेना स्थायी होगी। तो इससे पहले सेना के स्थायित्व पर किसी शासक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा जैसे घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा ये होती है कि जिस व्यक्ति को जिस सैनिक को जो घोड़ा दिया जाता है उसके ऊपर एक तरह की मोहर लगाई जाती है, और वो मोहर इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई करप्शन नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो। देखिए ऐसा भी हो सकता था, पहले होता था जैसे ऐसे कि किसी सैनिक को अच्छा घोड़ा दिया है, उस घोड़े को उसने सेल कर दिया और जो है वो कोई ऐसा घोड़ा ले आया जो युद्ध के काबिल नहीं है, सस्ता घोड़ा कोई कीमत पर लेके आ गया घोड़ा वो है। तो ये इस तरह की जो शिकायतें पहले होती थी उनका निस्तारण कैसे किया जाए, क्योंकि घोड़े को दाग दो, यानी घोड़े को दागने का होता है, घोड़े पर एक पर्टिकुलर राज्य क्षेत्र अंकित किया जाता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था ताकि एक पारदर्शिता रहे, ईमानदारी रहे और थोड़ी कठोरता भी रहे शासन व्यवस्था के अंदर, डिसिप्लिन भी रहे जिसको हम कहते हैं। साथ में सैनिकों का हुलिया बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का एक तरह से आप ये समझिए आइडेंटिटी कार्ड उसने बनाया कि जो सैनिक उसकी सेवा में है, जो सेवा दे रहा है, उसके पूरे शरीर का जो हुलिया है वो नोट किया जाता था। इससे पहले किसी शासक ने ध्यान नहीं दिया, तो जब लाखों की संख्या में सेना होती तो मालूम नहीं पड़ता पर्टिकुलर रूप से। आज की तरह आई कार्ड होते नहीं, तो उस दौर में सैनिकों का पर्टिकुलर हुलिया रखा जाता था। हाँ, आज के तरह कैमरे में तो वादे करते थे, फिर भी उनका एक बोर्ड रखा जाता था ताकि सैनिक की पहचान हो जाए, पर्टिकुलर जो सैनिक भर्ती हुआ है वो भी लड़ रहा है। ठीक है, तो सैनिक व्यवस्था में उसने काफी सुधार किया। साथ में उसने एक और चेंजेस किए, बहुत बड़ी बात है, चेंजेस नहीं मैं उसको सुधार कहूंगा कि उसने सैनिकों की सीधी भर्ती पर जोर दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सैनिक जो सेवा है उसके लिए सैनिकों की सीधी भर्ती होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और पहले जो सैन्य सेवा देते थे उनको नकद वेतन नहीं मिलता था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को स्थापित किया कि सैनिकों को नकद वेतन मिले। इससे सैनिक प्रोत्साहित भी रहते थे और कैश पेमेंट मिलता है तो उसके कार्यशैली में भी परिवर्तन आ रहा था। तो ये मुख्य रूप से सुधार सेना के अंदर किया है।
इसके अलावा अगर अलाउद्दीन खिलजी को किसी विशिष्ट बात के लिए याद किया जाता है तो उसके मूल्य नियंत्रण पे, उसके आर्थिक सुधार पे, और आर्थिक सुधार में सबसे ज्यादा था उसका मूल्य नियंत्रण पे, प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में हम सभी अगर सबसे ज्यादा पीड़ित हैं तो वो है महंगाई से, और महंगाई से हम क्यों पीड़ित हैं? तो वो जैसे जमाखोरी से हम पीड़ित हैं, पर्टिकुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो होता नहीं, इससे हम पीड़ित हैं, प्राइस कंट्रोल की हमारे देश में पॉलिसी नहीं है। इस वजह से आम जनता जो दुखी रहती है वो किसी भी शासन व्यवस्था में, मैं पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो उसमें हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी, आप ध्यान रखें, हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है हमारे सामने कि लगभग जैसे 1300 जिसको माने लगभग 700 साल पहले एक ऐसा शासक हुआ हमारे देश में जिसने प्राइस कंट्रोल पॉलिसी बनाई, मूल्य को नियंत्रित किया, और उसने इसके लिए पर्टिकुलर मंडियां स्थापित की कि पर्टिकुलर व्यापारी आकर वही माल की बिक्री करेगा। साथ में उसने तय किया गया कि गेहूं का मूल्य क्या होगा, अनाज का मूल्य जैसे क्या होगा,